हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और ये जो सेशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। ये छोटा सा वीडियो होगा जहाँ पे मैं डीपीएसपीज के सारे आर्टिकल्स आपसे डिस्कस कर लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाए। तो डीपीएसपीज समझने से पहले आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में जनरल डिफरेंस क्या होता है। ओके तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होती है जो बहुत फंडामेंटल होती है और वो राइट आपकी इन्फोर्सेबल होती है कोर्ट्स के द्वारा। मतलब वो ऐसे राइट्स हैं जो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन डीपीएसपीज जो है ये ऐसे राइट्स हैं जो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स हैं। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में फाउंडिंग फादर्स ने लिख दिया था, बट ये राइट्स हमें इमीडिएटली नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था हमारी उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी कि हम इन सारे राइट्स को दे सकते हैं। तो फाउंडिंग फादर्स ने ये बोला कि फ्यूचर में जब भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिसकी गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट्स को लगेगा कि ओके अब हम अपने लोगों को ये राइट्स दे सकते हैं, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से ये राइट्स दे दिया जाएगा। तो डीपीएसपीज भी हमारा ही राइट्स है, लेकिन ये राइट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ये गवर्नमेंट के इंटेंशन पे डिपेंडेंट है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और इंटेंशन कहाँ से आएगा? अवेलेबिलिटी के ऊपर आएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा आपके घर का एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आप अपने फादर को बोल रहे हो कि मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। ओके मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। तो वो लैपटॉप जो आपके फादर आपको देंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आपके फादर के इंटेंशन पे। ओके वो देना चाहे तो वो देंगे, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। लेकिन वो अगर देना भी चाहे और उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है पैसों का, तो क्या वो दे पाएंगे? तो नहीं दे पाएंगे। तो वो उनकी इंटेंशन और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होंगे, जैसे अगर आप उस घर में जन्म लिए हैं तो फूड आपको, कोई भी एक मेंबर उस घर का, चाहे आपका फादर या मदर, वो बेसिक नीड जो बहुत फंडामेंटल है जैसे खाना, तो वो लोग बहुत कोशिश करेंगे वो चीज़ को प्रोवाइड करने का। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा जो आपका इन्यूमरेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लिया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स, तो उसी तरह ये जो आपका डीपीएसपी का पार्ट है इसके आइडिया को बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरिश। तो ये आयरलैंड से कॉपी किया गया है। कॉपी किया गया है मतलब बोरो किया गया है, कॉपी नहीं बोलेंगे, कुछ इनोवेशन है इसमें। और बोलते हैं ना कि जब पहले से ही कुछ चीज़ें डेवलप होकर के रखी है, फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ॉन पहले से ही डेवलप है तो आप एक नया अमेज़ॉन क्यों डेवलप करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे, तो इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बाकी देश की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की है। तो हमारा जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने भी इसको कहीं और से लिया था, उन्होंने इसको स्पेन से लिया था। ओके तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना है कि डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में आता है। ओके इतना क्लियर हो गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है कि ये नोवेल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों क्या कंटेन करता है? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी आपका आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है। 36 से ये आपका आर्टिकल डीपीएसपी का स्टार्ट होता है। तो हम 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है ना, कि स्टेट क्या है आपका। ओके वही सेम मीनिंग ये आर्टिकल नंबर 12 आपका फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है स्टेट का डेफिनेशन। वैसे ही पार्ट 4 में आपका आर्टिकल 36 जो होता है वो स्टेट का डेफिनेशन को डील करता है। ओके तो ये सेम चीज़ है, जो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है वही आपका आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन है। तो इतना आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो स्टेट क्या होता है आपका?
ट्वेल्थ अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं तो जो कोई भी आपकी जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, लेजिस्लेचर हो गई, या फिर जो गवर्नमेंट फाइनेंस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है उसको हमारा स्टेट बोल देते हैं। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल 36 से हमारा डीपीएसपी होता है, 36 में ये दिया गया है। नेक्स्ट आपको जानना है आर्टिकल 37 के बारे में। ओके, देखिए मैंने आपको बोला है कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल इन नेचर होता है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होता है, डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहा है तो आप जाके कोर्ट में उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके डीपीएसपी के राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। ओके, इसलिए आर्टिकल 37 खुद बोलता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरत है तो, लेकिन आप इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन ये स्टेट को टाइम के हिसाब से देना है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो ये आपका आर्टिकल 37 है। तो 36 एंड 37 अगर क्लियर हो गया तो 36 आपका स्टेट को डिफाइन करता है और 37 आपका बताता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, ये नॉन जस्टिशिएबल है डीपीएसपी। 36 एंड 37 इज क्लियर। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 38 पे। आर्टिकल नंबर 38 जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको की स्टोन आर्टिकल बोलते हैं। की स्टोन आर्टिकल मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल प्रमोट करता है वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को, कि आपको लोगों का वेलफेयर करना है, उनको सोशल ऑर्डर प्रोवाइड करना है। और वेलफेयर कैसे होगा, चाहे उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप लोगों की इनइक्वालिटीज़ को कम करिए, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए, तो वो आपका आर्टिकल 38 आता है। तो आप आर्टिकल 38 याद करेंगे, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, इट इज़ क्लियर। आर्टिकल 36 डेफिनेशन स्टेट का हो गया। आर्टिकल 37 आपका ये बोला है कि ये जो डीपीएसपीज है ये आपका कोर्ट से इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो ये आपका आर्टिकल 37 बोलता है। और 38 आपका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है। अब आर्टिकल 39 में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, तो आर्टिकल 39 जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है आपका, अगर आपका वेलफेयर स्टेट 38 है तो वेलफेयर स्टेट के लिए क्या क्या चाहिए, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड चाहिए, है ना, तभी तो वेलफेयर स्टेट बन पाएगा ना। फिर क्या है, जितना भी वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब किसी चंद लोगों के हाथ में वेल्थ का आपका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और ये रहा आपका 2021 का एक और क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में मेंशन था कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये किस पार्ट में मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। दीज वर द ऑप्शन, सो द आंसर वाज डीपीएसपी। तो आपका आर्टिकल 39 इस चीज़ के लिए होता है। फिर इसमें आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप मेन एंड वुमेन के लिए सेम जो है वो पेमेंट होनी चाहिए, वो भी आपका यहीं से आता है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। ओके, तो ज़बरदस्ती का काम नहीं करवाना है चिल्ड्रन से, फोर्सिबल अब्यूज़ ये भी आपका यहाँ पे आता है। और चिल्ड्रन से रिलेटेड एक आर्टिकल आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी आती है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी आपका आर्टिकल 39 के अंदर आता है। तो आप 38 वेलफेयर स्टेट याद करेंगे, 39 डिफरेंट वेज से हम कैसे वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। तो यही कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दे दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करो, मेन एंड वीमेन को इक्वल सैलरी दो, ठीक है, हेल्थ को प्रिजर्व करो, हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन का होगा, तभी तो हम अचीव कर पाएंगे ना वेलफेयर स्टेट। तो 39 में ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। ओके, एक आर्टिकल है जो 39A है। ये आर्टिकल जो है आपका, ये पहले हमारे डीपीएसपीज में नहीं था, ये आर्टिकल हमारा बाद में इंसर्ट किया गया था। ये आर्टिकल हमारा, ये एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है जिसको इंसर्ट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस आर्टिकल को
इंसर्ट करने वाली जो इंसान है उनका नाम है मिस इंदिरा गांधी। मिस इंदिरा गांधी ने इस आर्टिकल को इंसर्ट किया था। अब ये देखो, ये आर्टिकल 39A जो है ये है प्रमोट इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टू पुअर। देखो कोई भी ऐसा सिचुएशन होगा ना, तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था ना, तो सपोज़ कोई एक गरीब इंसान है, तो कोई गरीब इंसान है, उसका कोई कोर्ट का मसला हुआ है, तो वो कोर्ट में जाएगा, तो सब लोगों के पास इतनी उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है कि वो लॉयर को अफोर्ड कर सके। ओके, तो इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी की रिजीम चल रही थी, उस रिजीम के टाइम ने इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें फ्री लीगल एड देना है पुअर को, ताकि जस्टिस इज़ पैरामाउंट टू अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट कैसे बोलोगे, अगर वो लॉयर ही नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो उनका केस कौन लड़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगी चीज़। तो इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था जस्टिस इज़ पैरामाउंट टू वेलफेयर स्टेट, और आर्टिकल 39A आपका अमेंडमेंट के द्वारा आया था। एक 39 में जो मैंने आपको बोला ना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल भी 39 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, 44th वाला, और इसको भी इंसर्ट करने वाली जो है वो इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने ही बात की थी आपकी किस चीज़ के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जो हमारा बोलते हैं ना, बच्चे हमारे फ्यूचर होते हैं, ये भारत का फ्यूचर है कि हम आने वाला जनरेशन कैसे होगा। तो इस आर्टिकल को भी जो इंसर्ट करने वाली हैं वो इंदिरा गांधी हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 41 के ऊपर। ओके, सी वी आर डन विथ 38, 39 में एक आर्टिकल हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो गया, 39A में फ्री लीगल एड टू द पुअर और इक्वल जस्टिस वाला हो गया, ये दोनों बाद में इंसर्ट किया। अब हम सोच रहे होंगे कि मैंने 40 क्यों नहीं डिस्कस किया, मैं सीधा 41 पे क्यों पहुंच गई हूँ। देखिए 40 में डिस्कस करूंगी, बट DPSPs में ना 3 तरह का डिविजन होता है। ओके, अब ये चीज़ मैं मेंशन करती हूँ, कुछ आर्टिकल्स जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ आर्टिकल्स आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आई विल टेल यू व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, जस्ट होल्ड ऑन। और कुछ आर्टिकल्स आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले हैं। ओके, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में कौन कैसा आर्टिकल रहेगा, वैसे ही आर्टिकल रहेगा जो बहुत लोगों की हेल्प करने की बात करता है। मतलब ये जो हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना, यहीं पे बात करते हैं ना हम कम्युनिज्म सोशलिज्म में, कि वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर एक इंसान के पास वेल्थ है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कैपिटलिस्ट सिचुएशन हो जाता है। तो देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है हमारी आर्टिकल 39, तो ये हमारी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, वेलफेयर स्टेट का बात भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ऐसे भी लोगों की मदद करने वाला जो लाइन्स होता है सोशलिस्टिक, तो ये भी आपका सोशलिस्टिक में आता है। आर्टिकल 40 जो है ना, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात कर रहा है, और पंचायत के बारे में किसका ये पंचायत का आइडिया था, वो था महात्मा गांधी, इसलिए ये आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में मेंशन नहीं है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, विलेज पंचायत वाला, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपका 40 को स्किप करके 41 पे जाती हूँ। अभी देखिए सोशलिज्म में ही बात होती है ना, राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मिले, ये सारी बात यहीं पे होती है ना। तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है, आर्टिकल 41, 42 एंड 43 ये हर तरह से किसी न किसी तरह से वर्क से रिलेटेड है। और देखिए वर्कर्स की बात सोशलिज्म में ही होती है ज़्यादातर, तो आर्टिकल 41, 42, 43 आपका किससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड। अब हम देखेंगे एक एक। ओके, क्या क्या है, तो आपका 41 क्या हो गया, आपका राइट टू वर्क है ना, आपका राइट टू वर्क हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये आपका 41 हो गया। 42 जो है ये भी फिर से वर्क से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्क में जब आप काम कर रहे हैं, अब देखिए आपको राइट टू वर्क मिल गया, लेकिन अब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो इंसान के जैसा काम नहीं करवा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए बोला गया है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए, और उसके साथ साथ मटर्निटी रिलीफ मिलना चाहिए। तो वो आपका आर्टिकल 42 में मेंशन है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन एंड मटर्निटी रिलीफ। आप इसको कैसे याद करेंगे, 4-2 ऐसे बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो मिलके 4, 4-2 42, तो 2 + 2 4, तो 42 में आप ऐसे मटर्निटी
की जो बात हुई है वो आपकी 42 में बात हुई है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 41, 42, 43 आपका वर्क से रिलेटेड ही बात कर रहा है। 41 में आपको राइट टू वर्क दे रहा है, 42 में बोल रहा है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन में वर्क होना चाहिए, मटर्निटी रिलीफ होना चाहिए। और मटर्निटी रिलीफ को आप रिकॉल करने के लिए हम हमारे दो वाला 4 + 4 करके आप याद करेंगे। नेक्स्ट आपका 43 है। ओके 43, अब आप काम कर लिए, अब आपको सैलरी ठीक की नहीं मिल रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है ना। तो 43 में बोला है कि आपका जो वेज है, टू सिक्योर आ लिविंग वेज, वो आपका सिक्योरिंग आ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये आपका 41, 42, 43 इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका 43A है। 43A, ये 43A भी जो है आपका, ये भी आपका आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd 1976। एंड आई एम सॉरी, आई थिंक 39A में मैंने यहाँ पे 44 लिखा, दिस ऑल आर 42। ओके, इंदिरा गांधी का जो है ना, इंदिरा गांधी का जो, देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है ना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा चीज़ को चेंज कर दिया था, वो 42 ही है। 42 वॉज नॉट बाय इंदिरा गांधी, वो दूसरी गवर्नमेंट करके गई है, तो 42nd है। ओके, इट इज़ नॉट 44। चलो, तो जो आपका 43A है ना, वो भी आपका बात करता है किसके बारे में, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे आया था। इसमें आपका इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात होती है कि आपका जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन किसका हो, वर्कर्स का। इसीलिए देखिए ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। अगेन यहाँ पे वर्कर्स के हित में बात हो रही है कि हमें ऐसा स्टेप लेना है जिससे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर बढ़े, किस चीज़ में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। 43A, तो ये भी आर्टिकल आपका अमेंडमेंट से आया है। तो मैंने 3 आर्टिकल आपको बताया है, एक 39 जहाँ पे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो गया, 39A जो पे फ्री लीगल एड टू द पुअर हो गया, एंड 43A जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये 3 अभी तक मैंने आपको बोल दिया है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था बाय मिस इंदिरा गांधी। ओके, 43 के बाद हम 47 के बारे में बात करेंगे। 47 में जो है आपका फिर से यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रहा है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब लिविंग इम्प्रूव करना है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड तो खाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपका जो खाने का लेवल है न्यूट्रिशन का, उस चीज़ को भी इंक्रीज करने की बात हो रही है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो आप ये पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये सोशलिस्टिक वाली बातें हो रही है। तो ये जो इतना मैंने आपको बताया है ये सारा आपका कहाँ पे आ गया, दिस ऑल विल कम इन आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो आपको डीपीएसपी में डिवीजन करने के लिए बोलेगा। सपोज आपको हो सकता है ये आर्टिकल दे दो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, जो आपको मैं अभी फ्यूचर में बताने वाली हूँ, और ये पूछेगा कि कौन से पार्ट में 3 डिवीजन मैंने आपको बताया ना, सोशलिस्टिक, गांधीयन, अनलिबरल, इंटेलेक्चुअल, तो कहाँ होता है। तो 40 को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ओके 40 इज टॉकिंग अबाउट विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत के बारे में कौन बात करते थे, वो हमारे गांधी जी करते थे। तो 40 विल बी गांधी। अब 41 आपका जैसे वर्क से रिलेटेड है, मैंने बोला राइट टू वर्क होना चाहिए। 42 क्या होना चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मटर्निटी रिलीफ हो गया। 43 में आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। तो ये क्या है, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये सोशलिस्टिक लाइंस पे बेस्ड है, तो वैसे आप रिकॉल करेंगे। तो मैंने आपको 36 में स्टेट की डेफिनेशन बताई है। 37 में मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो राइट्स हैं डीपीएसपी के, ये नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल है। फिर मैंने 38 में आपको क्या बताया है कि ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, वेलफेयर स्टेट, और इसको एक डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बोलते हैं, की स्टोन आर्टिकल बोलते हैं। फिर आप नेक्स्ट आएंगे 39 में। 39 में आप वही मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बात करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। फिर आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात होगी, और इसी में एक इंसर्ट कर दिया था इंदिरा गांधी ने, जिसमें चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट का बात हुआ था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक पार्ट इसमें ऐड हुआ था। फिर आप 40 छोड़ देंगे क्योंकि मैं 40 आपको बाद में बताने वाली, मैंने बोला 41, 42 एंड 43 ये सब आपका वर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले 41 में आपका क्या हो गया, राइट टू वर्क हो गया।
ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब 42 में क्या हो गया, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन होना चाहिए और मटर्निटी आपका रिलीफ के बारे में हो गया। 43 क्या, अभी डिसेंट वेज आपको मिलना चाहिए, तो ये डिसेंट वेज से रिलेटेड हो गया। 43A एक और था जो मैंने आपको बताया था, दिस वॉज ऑल्सो इंसर्टेड। 43A, तो ये आपका 43A जो हो गया, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स कहाँ होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गया। और लास्ट में मैंने आपको 47 बताया था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो देखिए, मेक श्योर कि आप ऐसे इस चीज़ को बिना देखे हुए लिख पा रहे हैं, ओके। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिएगा। और ये आपका सारा आ गया सोशलिस्टिक के अंदर। उसमें आपको क्या ध्यान देना है, 39 आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 43 आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और एक जो आपका 39A है, फ्री लीगल एड, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। तो 3 आर्टिकल्स यहाँ के आपके बाद में ऐड हुए हैं, और इसको ऐड करने वाली जो है वो है IG इंदिरा गांधी मैम, ओके। हो गया खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के जितने आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको वापस से देख करके ध्यान देंगे, एंड 1-2 टाइम्स इफ यू विल प्रैक्टिस इट वुड गेट easier फॉर यू, ओके। नेक्स्ट जो हम DPSP वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है वो गांधी जी के आइडियोलॉजी में है, ओके, कि गांधी जी क्या चाहते थे नेशनल मूवमेंट के टाइम में, ओके। तो उनके सोच विचार वाला जो आर्टिकल्स है उसको हम गांधीयन प्रिंसिपल में डिवाइड किया। अब देखिए, यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम 39A के बाद 41 पे आ गए थे। 40 हमारा यहाँ पे आता है। 40 हमारा पंचायत के बारे में बात करता है कि जो हमारा 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उन लोगों को पावर दो, अथॉरिटी दो, ताकि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बने। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो आप सपोज एक विलेज में रहते हैं, ओके। आपके विलेज में सपोज प्रॉब्लम हुई है पानी की, तो अगर पानी की प्रॉब्लम हुई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई या फिर आपके घर में XYZ प्रॉब्लम हुई, तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे? आप उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को कॉल तो नहीं कर सकते ना, आप उसके लिए चीफ मिनिस्टर को कॉल नहीं कर सकते ना। आपका नियरेस्ट कौन होगा? इवन दो अगर आपका लेटर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक पहुंच भी जाता है, देन ऑल्सो इट वुड टेक अ बिट ऑफ टाइम कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो विलेजेस हो वो सेल्फ सफिशिएंट बने, पंचायत बन करके, और वो खुद को गवर्न करे। क्योंकि देखो, आप पे मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले आपका हेल्प करने वाला कौन होता है? आपका पड़ोसी। तो अगर पंचायत में कोई पंचायत का मुखिया होगा, हेड होगा, तो वो क्या होंगे? वो आप में से कोई एक लोग होंगे, क्योंकि गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, आपके जान पहचान वाले लोग हैं। तो अगर आपके घर में पानी नहीं आ रही है ना, तो वो पानी उसके घर में भी नहीं आ रही होगी। तो ये ऐसे कनेक्ट हो पाएगा, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होगा। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि विलेज पंचायत बने, और विलेज पंचायत फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। अगर आपको पता है तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा विलेज पंचायत आया, 74th से आपका म्यूनसिपैलिटीज़ आया। ये सब जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी का, उसमें आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो हमने आर्टिकल 40 कंप्लीट कर लिया। अब मैंने 41, 42, 43 आपको बता दिया, सब वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा 44 आएगा, ओके। 44, ओके। तो 44 जो है आपका, वो अगेन यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है। 44 आपका लिबरल में चला जाएगा। तो ये क्या है 44, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्यों हम एक आर्टिकल मिस करके नेक्स्ट आर्टिकल में जा रहे हैं? ओके, चलो। अब 40 यहाँ पे 40 हो गया हमारा। 41, 42, 43 हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगेन एक और आर्टिकल है 43। वो एक आर्टिकल 43 का आपका जाता है सोशलिस्टिक में, और एक और आर्टिकल 43 आपका आता है गांधीयन में। वो रिलेटेड है कॉटेज इंडस्ट्रीज से, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। देखो, ये है ना बहुत गांधीयन वाली बात, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि जो हमारा गांव है उसमें हमारा इंडिया बसता है, मतलब हमारा जो एक्चुअल इंडिया है वो हमारे गांव में बसा हुआ है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का जो प्रमोशन है ये रूरल एरियाज़ में होगा। तो इस चीज़ के बारे में बात 43 में गई। अब 43 में एक 43B भी आता है, ओके।
43B में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात हुई है। इसमें भी क्या बात हुई है कि आपका ऑटोनमस फंक्शनिंग हो। देखिए गांधी जी हमेशा ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड के खिलाफ थे। वो हमेशा चाहते थे कि चीज़ें ना बहुत डिसेंट्रलाइज्ड हो, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, क्योंकि अगर पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता ना तो तानाशाही वाला चीज़ होता। तो वो हमेशा ऑटोनमस फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। इसलिए 43B भी जो है आपका, इसको भी हम इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल्स में रखते हैं। ठीक है, अभी 43B के बाद आपका 44 यहाँ हो गया जो हम बाद में देखेंगे। ओके, 45 भी आपका यही है जो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में होता है। 46 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 46 के बारे में हम देखेंगे। 46 जो DPSP है ना, ये बात करता है आपका इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, उनका एजुकेशनल इंटरेस्ट और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है। उनको सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, उस चीज़ के बारे में बात करता है। तो देखिए हमें जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, तो रिजर्वेशन का सोर्स जो है एक ये आर्टिकल भी बनता है, आर्टिकल 46। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है UPSC का कि जो रिजर्वेशन का सोर्स कहाँ से आता है हमारा, क्या आई मीन टू से कि जब आपका फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट किए हुए ना रिजर्वेशन से रिलेटेड, उसका भी सोर्स आपका यही आर्टिकल 46 बनता है। क्योंकि आर्टिकल 46 में बोल करके गए थे हमारे फाउंडिंग फादर्स कि हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान देना है। किन लोगों का, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, स्केड्यूल कास्ट वाले लोग, ट्राइब वाले लोग और जो वीकर सेक्शन है, उनको प्रोटेक्शन देना है हमें, किससे, सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। और ये याद रखिएगा बिकॉज ये आर्टिकल तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपका रिजर्वेशन से क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको मेंशन करना है। तो 46 हमारा क्लियर हो गया। 46 के बाद आपका आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 आपका बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के बारे में, ड्रग्स के बारे में, जो इंजूरियस टू हेल्थ है उसका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो आपका लिकर कंजम्पशन है ये सारा आपका बैन होना चाहिए, ये सारा इसके प्रोहिबिट होना चाहिए इसका कंजम्पशन। अभी देखिए आपको पता है ना बिहार में लिकर बैन है, तो बिहार में लिकर बैन है, ये लिकर बैन करने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर को ये आइडिया सपने में थोड़ी ना आया होगा। गांधी जी पहले गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑलरेडी ये चीज़ लिख करके गए हैं कि जब कर पाओ, जब ऐसा लगे कि कर पाओ उस वक्त कर देना कि तुम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को या फिर ड्रग को जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए उसको बैन कर देना। ठीक है, लेकिन देखिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है। जिस गवर्नमेंट को लगेगा ये करना है वो करेगी, जिसको लगेगा नहीं करना है वो नहीं करेगी। तो ये आर्टिकल 47 में आता है। अभी देखिए आर्टिकल 42 याद करिए, मैंने आपको बोला था मटर्निटी रिलीफ के बारे में। आर्टिकल 48 अब सुनिए। आर्टिकल 48 जो है, देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना तो आपका जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रहे थे तो उस वक्त फाउंडिंग फादर्स एंड जितने भी डिबेट्स में लोग वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे चाहते थे कि काउ स्लॉटरिंग बैन हो जाना चाहिए और कुछ लोग ये चीज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारा इंडिया उस वक्त ऑलरेडी जूझ रहा था कम्युनल राइट्स के मामले में। तो अगर उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को DPSP पे नहीं हटा करके अगर कंपलसरी बैन कर दिया जाता ना कि काउ स्लॉटरिंग बैन है, तो कम्युनल टेंशन और बढ़ जाता। तो बहुत कनिंगली हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, उस आर्टिकल को इन्फोर्सेबल नहीं रखा लेकिन रख दिया है आर्टिकल 48 में। और ये बोला है कि जब फ्यूचर में कभी ऐसा लगे ना कि सिचुएशन बहुत काम हो गया है तो आप प्रोहिबिट कर देना स्लाउटर ऑफ काउज, काल्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स का मतलब जो जिसकी इकोनॉमिक बेनिफिट होती है ना, जैसे दूध देने वाली गाय होगी आपके कैटल्स, ठीक है, या फिर उनका ब्रीड्स को इम्प्रूव करना है, तो वो आपका आर्टिकल 48 में मेंशन है। ओके, तो इस चीज़ के लिए भी हमेशा डिबेट में होता है ना कि आपके DPSPs में है तो आपको ये चीज़ बैन कर देना चाहिए। तो देखिए इसमें एक केस आया था जिसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी होती है जिस कम्युनिटी का नाम है कुरैश कम्युनिटी।
कुरेश कम्युनिटी का ना काम ही यही है कि उनका जो प्रोफेशन है ना, उनका प्रोफेशन इस चीज़ पे ही टिका हुआ है कि वो स्लॉटरिंग करते हैं, गोट एंड काउस का स्लॉटरिंग करते हैं, पीपल बाई फ्रॉम देयर, तो उनका जो घर चलता है ना यहीं से चलता है। ओके, और आपको अगर पता होगा कि राइट टू प्रोफेशन तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और ये भी बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जब जब आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कौन प्रिवेल करेगा? प्रिवेल करेगा फंडामेंटल राइट। अगर आप स्लॉटरिंग ऑफ काउज को बैन कर देंगे तो एक पूरी कम्युनिटी है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कुरैश कम्युनिटी है, उनका राइट टू प्रोफेशन छीन रहे हैं आप। ओके, तो ये केस गया आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था, देखिए, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत स्मार्ट होते हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को इंटरप्रेट करके ये बताया कि आपको बचाना है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, लेकिन किस काउ को आपको बताना है? जो इकोनॉमिकली बेनिफिट वाली काउज होती है, जैसे जिस काउ का प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क आइटम्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको पता होगा मिल्क प्रोडक्ट्स में न्यूजीलैंड बहुत आगे है, लेकिन मिल्क जो आपका रॉ मिल्क है उसमें इंडिया बहुत आगे है। तो इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट है इस चीज़ से, हम फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके। तो आपको दोनों चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस किया और इस चीज़ को कम्युनल होने से भी बचा लिया। उन्होंने बोला कि आप उन सारे काउज को स्लॉटर कर दीजिए जो रास्ते में ऐसे घूमती फिरती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिकली बेनिफिट काउज होती है ना, आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते। ओके, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया है, ये आर्टिकल 48 में। तो देखिए 4(8) ना, काउज का 4 पैर होता है, 4, ठीक है, 8 मैंने ऐसे याद करा था ना, हम दो हमारे तो 42 इकोनॉमिक आपका मटर्निटी रिलीफ, तो 4(8) 48 आप याद कर लेंगे, काउज से रिलेटेड हो गया। और 47 मैंने आपको लिकर के बारे में बताया है। ओके, तो ये सारा हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गया। आई होप सो इतना आपका क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे थोड़ा सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब देखिए 44 अगेन एक बहुत हॉटली डिबेटेड आर्टिकल आता है। आपने हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा यूसीसी के बारे में, सिविल कोड के बारे में पढ़ा होगा कि आप इंडिया में बस गोवा में ही सिविल कोड आपका लागू है। सिविल कोड मतलब क्या होता है? देखिए, ये ऐसा होता है ना कि इंडिया में जो लॉ है ना, हिंदू का मैरिज कोड अलग होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है, क्रिश्चियन का मैरिज कोड अलग होता है। तो ये सारे जो रिलीजन है इनका डिफरेंट प्रोसेस फॉलो होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंट्री कोई एक यूनिफॉर्म कोड बना दे, एक यूनिफॉर्म कोड डिवोर्स का बना दे? मतलब हिंदू का भी जो कम्युनिटी है उनका भी डिवोर्स लेने का प्रोसेस एक होगा, मुस्लिम का भी एक होगा, क्रिश्चियन का भी एक होगा। क्या ये पॉसिबल था उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कि इंडिया में यूसीसी लागू कर दे? नहीं। देखिए, लोग एक दूसरे को मार काट कर मर जाएंगे, लेकिन एक कंट्री अगर यूनिफॉर्म रहे, देखिए कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म होता है ना तो उसको गवर्न करने में बहुत इजी होता है। इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने यूसीसी को डीपीएसपी में डाल करके कहे हैं और बोला है कि जब भी फ्यूचर में आपको लगे कि हमारा कंट्री रेडी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तब इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर देना। और वो अब आपके ऊपर है कि आप लोग सोचिए यूसीसी इज़ गुड फॉर आवर कंट्री और नॉट। गुड इन द सेंस कि मैं बोलूँगी इट इज़ गुड, बट इंडिया रेडी है या नहीं रेडी है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अभी रिसेंट का बहुत सारा इवेंट्स हमारे कंट्री में चलता है कम्युनल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो अगर गवर्नमेंट यूसीसी इम्प्लीमेंट कर देगी तो एक कम्युनिटी का कहना होता है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कोड्स है वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में कर देगी। तो अब कौन सा रिलीजन नहीं, आई वोंट टेक नेम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक यू पीपल आर क्वाइट स्मार्ट। तो ये ओवरऑल टॉपिक जो यूसीसी का आता है ये यहाँ से आता है। देखिए, जितना भी टॉपिक्स आपका हॉटली डिबेटेड होता है ना, सारा टॉपिक इन एंड आउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 370 इतना हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहा है। ये सारा कहाँ से आता है? ये हर एक चीज़ का सोर्स पॉलिटी होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ मिलता है। ओके, तो आपका 44 हो गया। अब 44 आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? सी देखिए ना, रिपीट हो रहा है, सी 4 ओके 44 तो आपका यूसीसी से रिलेटेड हो गया। 45 अगेन आपका बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है और ये बहुत अच्छा हुआ था जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ओके, ये 45 जो है वो आपका एजुकेशन के बारे में बात करता है कि ये
जो अर्ली चाइल्डहुड केयर या फिर एजुकेशन है ना, अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स वो बच्चों को मिलना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली आपका आर्टिकल में तो 6 ईयर्स तक ही मेंशन था, इट इज़ नॉट टिल 14 ईयर्स। वो तो मिस इंदिरा गांधी का देन है कि शी डिड इट, कि उन्होंने इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाल करके कंपलसरी कर दिया कि कंपलसरी एजुकेशन हमारा राइट है। और अगर आपको पता होगा तो आप ध्यान दो, कंपलसरी एजुकेशन वाला जो हमारा अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट से आया था? अच्छा, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आई थिंक द डेट वाज 2002। अगेन इट इज़ नॉट इंदिरा गांधी, इट्स द कांग्रेस गवर्नमेंट ओनली। तो ये गवर्नमेंट आपकी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दी। इसी वजह से जो प्राइमरी एजुकेशन है ना इंडिया में, प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में क्या बन गया? आर्टिकल 21A के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया कि हमारा एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। इसलिए आप देखते हैं ना, बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको फ्री एजुकेशन मिला जाता है, मिड डे मील एंड ऑल, बहुत सारे स्कीम्स आए हैं कि एटलीस्ट वो सब देख करके बच्चे पढ़ने के लिए आए। तो वो कहाँ से आया है? देखिए, उसका भी सोर्स हमारा एक DPSP है। DPSP में वो लिखा हुआ था कि जब इंडिया फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग हो जाए ना, तो आप फ्री एजुकेशन देना हमारे बच्चों को। और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको हमारा फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया और अब प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 48। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने 48 आर्टिकल डिस्कस किया था। किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था? काव, है ना, आपका मिल्च कैटल्स, ड्राउट कैटल्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने। सेम एक आर्टिकल 48 है, वो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में मेंशन है। वो आपका आर्टिकल 48 जो काउस के बारे में बात कर रहा था वो गांधीयन प्रिंसिपल था। सेम आर्टिकल 48 आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में है। ये आर्टिकल आपका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। अगेन वो काउ था, ये भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है। कि ये बोलता है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स में करें। ओके, तो देखो ये सारा आपको लग रहा है ना बहुत लिबरल सा चीज़ है कि एजुकेशन देना है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात कर रहा है, आपका साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, क्योंकि ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना उस चीज़ को आपका रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 आपका बोलता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को, है ना, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। क्यों ताजमहल को इतना प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि वो जो प्लेस है वो नेशनल इम्पॉर्टेंस रखते हैं वो प्लेस, ठीक है। इसलिए ये सारा हर एक चीज़ का सोर्स आपका देखिए, अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। और इन सारे आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ एक्ट्स बनाती है। ओके, कुछ कुछ एक्ट्स बनाती है और उसके बेसिस पे आपका उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो आपका आर्टिकल 49 क्या है कि हम अपने जो हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। 50 आपकी सेपरेशन के बारे में बात किया है कि जुडिशरी को आप सेपरेट कर दीजिए एग्जीक्यूटिव से। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्या दोनों जो है वो अपने अपने डोमेन में रह करके काम करे, जजेस अपना काम करे और लॉ मेकर जो एग्जीक्यूटिव्स है वो लोग अपना काम करे, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट करो इन चीज़ को। ये हमारा आर्टिकल 50 से आता है ना। इसीलिए बोलते हैं ना इंडिया में इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है, तो ये हुआ ना इंटीग्रेटेड, एक में हो रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये सेपरेशन यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की जो बात हुई है आर्टिकल 50 में हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल 51 आता है, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है कि आपको दूसरे कंट्री के साथ जो है कोर्डियल रिलेशन बना करके रखना है, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को आपका रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसको आर्बिट्रेशन से आपको डील करना है। तो ये लास्ट आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 51 था। तो आई होप सो रफ आइडिया आपको लग गया होगा। 2-3 बार आप रिपीट करके इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो जब मैं ये सेशन ले रही थी तो मैंने आपको बताया था ना कुछ आर्टिकल्स आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एंटर किया था, तो वो मैं आपको बताते हुए आ रही थी। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा रिवाइज कर लो। मैंने 39A के बारे में बताया था, इंदिरा गांधी वाला, कि फ्री लीगल एड पुअर को मिलना चाहिए।
43A के बारे में बताया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। 48A के बारे में बताया था कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ओके दिस आई डिड नॉट मेंशन यू। 48A ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एंटर किया गया है कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। अभी देखिए आपके पास 48 है, 48 है और 48A है। एक 48 में आपने किसके बारे में बात की कि आपको प्रोटेक्ट करना है काल्व्स स्लॉटर ऑफ काउज, मिल्च एंड रॉट कैटल में। एक दूसरे 48 में हमने किसके बारे में बात की, आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में लेकर के आना। और एक 48A है वो सेम चीज़ है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करो ना कि अगर वो काव के बारे में बात हो रहा है तो काव क्या खाती है, घास खाती है, तो समथिंग इन इन्वायरमेंट। तो 48 भी आपका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, इम्प्रूवमेंट आपका प्रोटेक्शन करना है इन्वायरमेंट का। तो ये 3 आर्टिकल आपका हो गया। 42nd से DPSP में इतने सारे चीज़ ऐड हुए। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। ओके, आप इस चीज़ को अभी मत देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप इस चीज़ को देखो, मैंने आपको 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 बताया है, जहाँ पे 45 आर्टिकल जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे आपका जो अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको फंडामेंटल बना दिया। कैसे, आर्टिकल 21A में इंसर्ट करके। तो आई होप सो इतना इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी क्लियर कर दी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। द नेम ऑफ द चैनल इज SWEVEN Learners। हैव अ गुड डे, बाय बाय।